बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो हम लोग आज जो है प्रत्यास्थता के बारे में आगे समझेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और प्रतिबल तथा विकृति जो पदार्थ में उत्पन्न होती है उसी के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक तीन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक भी तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है हम समझने जा रहे हैं वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये प्रत्यास्थता गुणांक हम उन वस्तुओं का निकालते हैं जिनकी की लंबाई उसकी चौड़ाई और मोटाई की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे कि तार आदि। तो तार में लंबाई अधिक है, उसकी चौड़ाई और कहें चौड़ाई का मतलब उसका जो त्रिज्या है वो कम है। तो यहां पर हम जब किसी तार पर बल लगाते हैं या कहें किसी तार को किसी दृढ़ सपोर्ट के साथ बांध दें और उसके दूसरे सिरे पर एक भार लटकाएं तो तार की लंबाई में वृद्धि होती है। मान लिया यहां पर हमने एक तार लिया और इसके इस सिरे पर दूसरे सिरे पर हमने एक भार लटका दिया। ये भार जो है mg है। अब मान लिया भार लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और वो वृद्धि जो है मान लिया डेल्टा यल है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है इस तार का प्राप्त करेंगे हम। उसके लिए माना कोई तार जिसकी लंबाई यल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ये हम बता चुके हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला क्षेत्रफल जो किसी तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे किसी दृढ़ आधार से बांधा गया है और इसके दूसरे सिरे पर भार mg लटकाया जाता है। माना तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहां पर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे पहले। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित बल बटे क्षेत्रफल
तो यहां पर जो बल आरोपित कर रहे हैं वो भार है, तो mg। क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, और तार की जो त्रिज्या है वो r ली गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां r वृत्त की त्रिज्या है, और ये तार है, तो तार का जो नीचे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या से इसी से निकाला जाएगा, ये r है, और इसी से ये क्षेत्रफल निकाल लिया गया है। एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। अनुदैर्ध्य विकृति यहां पर क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति बराबर होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है और प्रारंभिक लंबाई एल है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसको हम बाई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो एकदम से आसान है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान रख दीजिए और इसकी जगह पर पाई आर स्क्वायर की जगह आप ए भी लिखा रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बटे, इसका बटे करेंगे जब भाग देंगे डेल्टा एल बटे एल से, तो ये तो ऐसा ही रहेगा mg बटे पाई आर स्क्वायर, और ये उलट जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा और डेल्टा एल नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है हमें। y बराबर हो गया mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यदि हम पाई आर स्क्वायर की जगह पर a लिखा रहने दें क्षेत्रफल, तो ये भी फॉर्मूला उसी तरह से लागू हो जाएगा, a गुणा डेल्टा एल। ये भी वही बात है, हमने यहां पर पाई आर स्क्वायर की जगह पर ये लिख दिया, तो ये कोई भी फार्मूला जो है लगेगा, और ये सीधे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, या इस पर आधारित कोई आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा। जो चीज इसमें नहीं मालूम है भाई, जैसे मान लिया y जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, mg क्या है, तार पर आरोपित बल है। यदि भार दिया गया है तो हम जो है न्यूटन में होना चाहिए, द्रव्यमान मान लिया दिया गया तो उसको जी से गुणा कर लेंगे तो वो जो है भार में परिवर्तित हो जाएगा। और यल का मान, तार की लंबाई मालूम है, तार में कितनी वृद्धि दी गई है, या तार की त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या के आधार पर क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल ही दिया गया है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसको सीधे लिख लेंगे। और जो चीज इसमें नहीं दी गई होगी, जो राशि नहीं दी गई होगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर एकदम से आसानी से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 में से किसी भी प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक है, बेसिक रूप से वो क्या है, प्रतिबल बटे विकृति का अनुपात है। तो सभी प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक समान होंगे, सभी प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक जो होंगे, सभी प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक जो होंगे समान होंगे। और वो क्या होगा मात्रक,
देखिए जो विकृति होती है वो तो जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक तो प्रतिबल का ही है। प्रतिबल का जो मात्रक है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या जो आगे दो और प्रत्यास्थता गुणांक बताएंगे उसका भी वही मात्रक होगा। तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही सभी प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक होंगे, और वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। उसी तरह से सभी प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी जो है समान होगी, सभी प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी समान होगी, विमा भी समान होगी। तो इसको कोई अलग से हमें नहीं, एक की याद करिए तो सभी की विमा भी निकल जाएगी। अब हम बात करेंगे जो हमारा रबर है और स्टील है। एक रबर का तार है, एक स्टील का तार है। हम देखते हैं कि रबर पर जब बल लगाते हैं तो ज्यादा वो फैल जाती है, उसमें जो प्रसार होता है वो अधिक होता है, और उसकी तुलना में, रबर की तुलना में स्टील के तार में प्रसार पता ही नहीं लगता, यानी कहें बहुत कम होता है। लेकिन ये हम जान लें कि यदि प्रत्यास्थता के आधार पर रबर और स्टील की तुलना करें तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, और इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। परीक्षा में ये पूछा भी जाता है कि दिखाइए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। तो आइए पहले इसको समझते हैं। तो रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, अधिक प्रत्यास्थ है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम दो तार लेंगे, एक रबर का एक स्टील का। दोनों की लंबाई समान होगी और मोटाई, मतलब उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो भी समान होगा। तो माना दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ, समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दो समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले रबर तथा स्टील की तार लिए गए हैं। दोनों तारों पर समान भार लटकाया गया है। तो दो समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले रबर तथा स्टील के तार लिए गए हैं। दोनों तारों पर समान भार लटकाया गया है। माना तारों की लंबाई जो है कितनी है, यल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है मान लिया वो ए है, और दोनों तारों पर जो है पर समान भार, समान बल लिख देते हैं, समान बल लगाया गया है। बल, समान बल लगाया गया, समान बल यफ लिख देते हैं, यफ लगाया गया। अब अंतर कहां पर आएगा, जब दोनों तारों, स्टील और रबर के तारों पर समान बल लगाया जाएगा, उनकी लंबाई समान है, मोटाई समान है, तो उनकी लंबाई में वृद्धि
बराबर नहीं होगी। जो रबर का तार है वो ज्यादा जो है बढ़ जाएगा अपेक्षाकृत स्टील के तार। तो हम यहां पर लिखते हैं कि रबर के तार में वृद्धि, माना रबर के तार में वृद्धि डेल्टा एल, और यहां पर आर लिख देते हैं, तथा स्टील के तार में वृद्धि जो हो रही है वो है डेल्टा एल यस, स्टील कोई यस से डेल्टा एल यस। और ये हम प्रयोग से, अपने अनुभव से जान सकते हैं कि डेल्टा एल आर, यानी जो रबर के तार में वृद्धि हुई वो हमेशा स्टील के तार में हुई वृद्धि से ज्यादा ही होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तारों का प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना करेंगे और देखेंगे कि किस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक आएगा, और जिसका अधिक आएगा वही ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो फार्मूला हमें मालूम है प्रत्यास्थता गुणांक का, उसके आधार पर हम दोनों के प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला लिखते हैं। तो बाई यस बराबर हो जाएगा, स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक लिख देते हैं, स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक वाई यस बराबर हो जाएगा, देखिए जो बल लगाया गया मैंने उसको यफ लिखा है, यफ भाई प्रतिबल बटे विकृति होगा, तो प्रतिबल ये हो गया, दोनों पर समान बल लगाया जा रहा है और उसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, मोटाई समान है, और बटे क्या करेंगे, जो विकृति उत्पन्न हुई, विकृति कितनी उत्पन्न हुई है स्टील के तार में, डेल्टा एल यस बटे एल, इसको हल करेंगे तो एफ एल बटे ए डेल्टा एल यस, ये समीकरण 1 हो गई हमारी। इसी आधार पर हम रबर का प्रत्यास्थता गुणांक लिखते हैं, है ना। रबर का प्रत्यास्थता गुणांक वाई आर बराबर हो जाएगा, वो भी बल तो बराबर लगा है, लंबाई भी समान है, ए भी समान है, यहां पर अलग आएगा डेल्टा एल आर आएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम तुलना कर देते हैं वाई समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाग दे दीजिए, वाई एस बटे वाई आर बराबर, ये देखिए पहले इसको तो वैसे के वैसे लिख लीजिए, एफ एल बटे ए डेल्टा एल, और ये जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, ए डेल्टा एल आर ऊपर आ जाएगा और एफ एल नीचे चला जाएगा। इसको काट, एफ एल से एफ एल कट गया, ए से ए कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वाई एस बटे वाई आर बराबर हो गया डेल्टा एल बटे डेल्टा एल आर बटे डेल्टा एल यस। अब देखिए जो हमारा अनुपात आया है वो वाई एस बटे वाई आर, देखिए ये अनुपात आया है, वाई एस बटे वाई आर बराबर आया डेल्टा एल आर बटे डेल्टा एल यस। अब इसमें इधर देखिए कौन चीज ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा एल आर बड़ा है डेल्टा एल एस से, इसका मतलब हुआ कि जो बाई एस है वो बड़ा होगा बाई आर से। जब इधर वाली भिन्न संख्या का अंश बड़ा है तो इधर वाले बाएं पक्ष में जो भिन्न लिखी हुई है उसका भी अंश ही बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इस आधार पर चूंकि डेल्टा एल आर हमेशा बड़ा होता है डेल्टा एल एस से, तो अतः वाई एस बड़ा होगा वाई आर के, अर्थात रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रत्यास्थता गुणांक की, वो है
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और जब भी हम किसी परिभाषा को लिखते हैं, इससे पहले वाले में भी यदि हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा ही लिखें तो हम क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा में, शुरुआत कहां से करेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी जो पदार्थ के में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ के में या के लिखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो उसी तरह से हम यहां भी लिखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनुप्रस्थ प्रतिबल तथा आयतन विकृति के प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनुप्रस्थ प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इससे पहले वाले में मैंने यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा नहीं लिखी थी, तो उसको यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे लिखेंगे? शुरुआत मैंने कहा कि लिखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यहां तार भी लिख सकते हैं, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहां पर था अनुप्रस्थ प्रतिबल, यहां लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो बहुत आसान है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। उसी तरह से प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनुप्रस्थ प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात के बराबर होता है। अब हम अनुप्रस्थ प्रतिबल की बात करेंगे। तो अनुप्रस्थ जो है प्रतिबल, माना किसी वस्तु पर आरोपित दाब बराबर है P, और देखा जाए दाब क्या होता है? किसी जो है वस्तु के क्षेत्रफल के लंबवत जो बल लगाया जाता है, वही दाब उत्पन्न करता है, जिससे वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु को चारों तरफ से दबाया जा रहा है बल लगा करके। तो जब दाब हम लगाते हैं तो वहां पर भी बल जो लगाते हैं वो क्षेत्रफल के लंबवत लगाते हैं। तो दाब का मान हमें मालूम होता है, बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। तो यहां पर अनुप्रस्थ जो
प्रतिबल होगा वो इसी दाब के बराबर होगा। ये जैसे मान लिया कोई गोलाकार वस्तु है और इसको पर चारों तरफ से दाब P लगाया जा रहा है ना, और इसका आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आयतन कम हो गया, पहले आयतन V था, अब अंदर वस्तु सिकुड़ गई है, तो इसका जो आयतन हो गया V माइनस डेल्टा V। तो आयतन में इतनी विकृति उत्पन्न हुई, आयतन विकृति बराबर होता है आयतन में परिवर्तन, घट गया तो माइनस लगा देंगे, और प्रारंभिक आयतन। तो आयतन प्रत्याशा गुणांक को हम B से प्रदर्शित करते हैं, और इंग्लिश में इसको जो है बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसको B से प्रदर्शित करते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रतिबल बटे अनुप्रस्थ आयतन विकृति। तो ये B का मान हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा P बटे डेल्टा V बटे V। तो B बराबर हो जाएगा PV बटे डेल्टा V। ये V ऊपर चला गया, तो ये आ गया सूत्र आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का। और वैसे देखा जाए P जब भी निकालेंगे तो बल बटे क्षेत्रफल से ही निकालते हैं। क्षेत्रफल पर लंबवत डाला गया बल, और इसका मात्रक मैंने कहा, इसका भी मात्रक वही होगा जो अंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक था, बीमा भी वही होगी। अब इससे संबंधित एक और टर्म है, उसको कहते हैं संपीड्यता। कितनी हद तक किसी वस्तु को संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ, तो संपीड्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं? किसी पदार्थ की संपीड्यता उसके आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होती है। मतलब संपीड्यता बराबर होगी 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम जो होती है वो संपीड्यता होती है। तो संपीड्यता का फार्मूला इसका उलट दीजिए, है ना, बराबर 1 बटे बी बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे पी इंटू वी, माइनस साइन लगा दीजिए यदि आयतन घट रहा है। अब इसका जो मात्रक होगा संपीड्यता का, वो इस आयतन प्रसार गुणांक के मात्रक का व्युत्क्रम होगा। वहां क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां मीटर स्क्वायर पहले आ जाएगा और मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन हो जाएगा। मात्रक इसका जो है आसानी से लिखा जा सकता है। मात्रक बराबर हो जाएगा न्यूटन ऊपर आ गया और मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया बटे मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये मात्रक हो जाएगा। उसी तरह से बीमा जो है, बीमा का मान भी सूत्र जो है उलट जाएगा। जो हमारा किसी भी जो है प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा होगी उसके उलट
संपीड्यता की विमा होगी। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको कि हम कहते हैं दृढ़ता गुणांक। तीसरे प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक को हम नाम देते हैं दृढ़ता गुणांक। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहां पर क्या होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपरी तल पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जबकि उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता। जैसा कि हमने स्पर्श रेखीय प्रतिबल में देखा था कि ये कोई वस्तु है और इसके ऊपरी तल पर स्पर्श रेखीय एक बल लगाया गया। यहां पर ऊपरी तल पर एक बल लगाया गया, जिससे कि ये जो पूरा बॉक्स टाइप का वस्तु है उसका ऊपरी सिरा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस तरह से आकृति बदल गई है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है। तो यहां पर जो ऊपरी सिरा शिफ्ट हुआ है वो ए से ए डैश में चला गया है। ये ए डैश है, ए बी सी डी और मान लिया ई एफ जी एच है। तो ये डी से डी डैश आ गया है और ये लंबाई जो है ए बी है। ये तल स्थिर रहा, बस ऊपर वाला तल जो था वो शिफ्ट हो गया। ये कोण थीटा है। तो यहां पर इस स्थिति में हम दृढ़ता गुणांक निकालते हैं। तो प्रत्यास्थ यहां भी लिखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक का मान लिख सकते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसको हम अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपक प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल को अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक का मान जो होता है वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा जो तीसरे प्रकार की विकृति जो उत्पन्न हुई थी वो हमने देखा था कि किस तरह से जो है इस थीटा का मान निकाला गया था, है ना। तो अपरूपक विकृति के बराबर होती है स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात के बराबर होता है।
तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक का मान स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात के बराबर होता है। और इसको हम ईटा, एक अक्षर है ईटा, उससे प्रदर्शित करते हैं। तो दृढ़ता गुणांक चित्र बना हुआ है यहां पर। तो दृढ़ता गुणांक जो है, गुणांक ईटा बराबर हो जाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसको हम अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं, बटे अपरूपक विकृति, अपरूपक विकृति। तो ये इस ऊपरी तल का क्षेत्रफल ए है, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मान एफ बटे ए हो गया, और अपरूपक विकृति थीटा से नापते हैं तो थीटा हो गया। तो ईटा बराबर हो गया एफ बटे ए थीटा। और ये थीटा का मान कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लिखेंगे, देखिए ये लंब है, ये उसका आधार हो गया इस त्रिभुज में, है ना, इस त्रिभुज में। तो ये हो जाएगा ए डैश बटे ए बी, ए डैश बटे ए बी, यानी ऊपरी तल कितना विस्थापित हो गया है पहले की स्थिति के तुलना में। तो ए दूरी विस्थापित हो गया है, और स्थिर जो तल स्थिर है उसके सापेक्ष उसकी लंबवत दूरी क्या थी? तो ए डैश बटे ए बी निकाल दिया, वो थीटा का मान हो गया। तो फार्मूला हमारा वैसे ये हो गया है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा आनी चाहिए। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा कुछ समझने का भी नहीं है, बस हमें याद रखना है कि कौन सा प्रतिबल लेना है और कौन सी विकृति लेनी है। तो यंग प्रत्यास्थता में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति लेनी है। दूसरा जो प्रत्यास्थता गुणांक है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसमें हमें जो है प्रत्यास्थ प्रतिबल लेना है, यानी जो दाब के बराबर होता है। और जो विकृति लेनी है वो आयतन विकृति लेनी है, उसका अनुपात निकालना है। और दृढ़ता गुणांक में हमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल लेना है, या कहें अपरूपक प्रतिबल लेना है। और विकृति जो लेनी है वो यहां पर अपरूपक विकृति, ऐसी विकृति जो रूप बदल दे, है ना, तो अपरूपक विकृति लेनी है, जिसका मान हम थीटा से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे किसी तार का जो है पायसन अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। ये छोटी सी एक परिभाषा है, पायसन अनुपात। पायसन अनुपात POSSI, पायसन रेशियो। ये होता क्या है कि जब किसी, मान लिया तार है, ये तार है, इस पर बल लगाया जाता है। हम दोनों तरफ को बल लगा सकते हैं, है ना, या इसका एक सिरा जो है इस जो है दृढ़ सपोर्ट के साथ बांध दें और दूसरे सिरे पे बल लगाएं। तो क्या होता है कि इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई बढ़ जाती है। मान लिया अब तार जो है बढ़ करके इतना हो गया, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा कि तार पतला पड़ जाएगा, है ना, तार की लंबाई बढ़ गई और तार का जो डायमीटर था, व्यास था, वो घट गया, मोटाई उसकी घट गई। तो पहले व्यास मान लिया d था, अब जो अंदर वाला व्यास जो है वो घट करके d माइनस डेल्टा d रह गया, और लंबाई पहले l थी, अब जो है कितनी हो गई है, बढ़ गई है, l प्लस डेल्टा l हो गई है।
तो जब किसी तार की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है तो तार की लंबाई तो बढ़ जाती है, परंतु उसका या उसकी मोटाई, और मोटाई का मतलब है व्यास, है व्यास, घट जाती है। तो पायसन अनुपात क्या होता है कि जो साइड वाइज कितनी विकृति हुई, पार्श्वीय विकृति जो है और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा वही पायसन अनुपात होगा। तो यहां पर माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई यल है, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा यल हुई। प्रारंभिक व्यास डी है और व्यास में कमी जो है में परिवर्तन या कहें कमी, वो है डेल्टा डी है। तो अनुदैर्ध्य जो है विकृति कितनी हुई, अनुदैर्ध्य विकृति जो हो गई, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो गई डेल्टा यल बटे यल। और इसको जो इसका जो अनुपात आएगा, जो उसकी मोटाई में जो कमी आ रही है, व्यास में जो कमी आएगी, उसको कहेंगे हम पार्श्वीय विकृति, पार्श्वीय विकृति। और वो भी विकृति है तो डेल्टा डी बटे डी होगा। तो पायसन अनुपात जो होगा पार्श्वीय विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्वीय विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के जो अनुपात को ही हम पायसन अनुपात कहते हैं। तो यहां पर पार्श्वीय विकृति का फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा डी बटे डी और बटे डेल्टा यल बटे यल। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा हमारा, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा डेल्टा डी बटे डी गुणा यल बटे डेल्टा यल। यदि त्रिज्या के पदों में लिखें तो डी बराबर जो है आर बटे 2 होता है, तो डेल्टा डी बराबर भी डेल्टा आर बटे 2 हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है, डेल्टा आर बटे आर गुणा यल बटे डेल्टा यल। ये क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। तो इसका जो मान है वो 0 से लगा करके 0.15 के बीच में होता है। इस अनुपात का मान जो होता है, पायसन अनुपात का मान जो है, तो ये तो बहुत आसान है फार्मूला, है ना। अनुपात है, कोई इसका मात्रक नहीं है, कुछ नहीं है। पायसन अनुपात का मान जो है 0 से 0.5 के बीच लिया जाता है, बीच होता है। पार्श्वीय विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को। अब हम एक अंतिम फार्मूला और निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। वो होता है किसी तार
को खींचने में किया गया कार्य या कहें प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो जब हम किसी तार को खींचते हैं तो हमें उस तार के पदार्थ के अंतरा आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वही कार्य उस तार में, उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर लिखना है, जब किसी तार या कहें स्प्रिंग पर बल लगाया जाता है तो हमें तार के पदार्थ के अंतरा आणविक तो अंतरा आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य तार या कहें स्प्रिंग में प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी तार या स्प्रिंग पर बल लगाया जाता है तो हमें तार के अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य तार या स्प्रिंग में प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हालांकि हम प्रत्यास्थ ऊर्जा निकाल चुके हैं स्प्रिंग की, यहां पर कुछ दूसरा फार्मूला आएगा। हम जो फार्मूला निकाल चुके हैं वो भी फार्मूला प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहां पर मान लिया कोई तार है जिसकी लंबाई जो है, माना किसी तार की लंबाई जो है वो L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है। लगाया गया बल क्या है, F है, जिससे तार में हुई वृद्धि जो है, हम यहां पर वृद्धि ले रहे हैं x। अब हम यहां पर इस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला लिखते हैं इस आधार पर जो चीज हमने मानी हुई है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक के पदों में हम इसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा निकालेंगे। तो प्रतिबल कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए प्रतिबल का मान हो जाएगा F बटे A। विकृति कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है, गुणांक y बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो y बराबर हो गया F बटे A बटे x बटे L। तो ये बन गया हमारा F L बटे AX। इससे हम F का मान निकालते हैं। किससे गुणा कर दीजिए, F L बराबर हो जाएगा AX Y। Y प्रत्यास्थता गुणांक है, याद रखना है। तो F बराबर हो गया AYX बटे L। ये उस पर तार पर लगाया गया बल का मान आ गया है। यदि
उस तार में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा dx, यदि उस तार में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि dx की जाए, बल लगाकर ही की जाएगी। यदि उस तार में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि dx की जाए तो किया गया कार्य पहले भी निकालते हैं। तो यहां पर क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि कर रहे हैं तो हमें कार्य जो है dw प्राप्त होगा। कार्य जो है dw बराबर हो जाएगा f dx, और f का मान हमने अभी लिखा था, यही मान लिख दीजिए। तो a बाई x बटे l इंटू एक्स डी एक्स, ये dw हो गया। यदि तार की लंबाई x बराबर 0 से x बराबर l वृद्धि करने पर किया गया कार्य, हम तार में समझो कितनी वृद्धि कर रहे हैं, शून्य से लगा करके यल तक की वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का, ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू का समाकलन करिए, इधर लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कितनी है, एक्स की वैल्यू 0 से लगा करके यल, और डी डब्ल्यू का मान यहां पर है ए बाई एक्स बटे यल इंटू डी एक्स, ये है। तो ये तो हो गया डब्ल्यू। यहां पर जो नियत संख्याएं हैं वो बाहर निकाल लीजिए। तो ए वाई बटे यल बाहर हो गया, और ये 0 टू यल एक्स डी एक्स हो गया। अब इसका हमें समाकलन आना चाहिए। समाकलन का जनरल सूत्र होता है x की घात n बराबर होता है x की घात n प्लस 1। इसका x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस फार्मूले का प्रयोग करिए, और यहां पर x की घात क्या है, 1 है। तो इसका समाकलन हो जाएगा w बराबर हो जाएगा a बाई बटे l, और ये आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2। एक यहां पर क्या होगा, देखिए x घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ये तो होगा। x घात 1 है, समाकलन करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा हमें, 0 से l। तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, a वाई बटे 2l, और ये देखिए पहले ऊपर वाली सीमा को लिखते हैं, x की जगह l लिख देंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें ये फार्मूला कार्य का प्राप्त हुआ, a वाई यल स्क्वायर बटे 2l। अब इसको जरा दूसरे ढंग से हम लिखेंगे, यही ऊर्जा का फार्मूला है वैसे। अतः तार में संचित ऊर्जा बराबर U बराबर हो गया, देखिए यहां पर a वाई यल बटे 2l है। अब हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल L से गुणा करते हैं, कैपिटल L से भाग देते हैं। U बराबर हो जाता है a वाई यल 2l, यल से गुणा किया और यल से भाग दे दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसको हम दूसरे ढंग से, दूसरे पदों में, क्योंकि हमें जो परीक्षा में पूछा जाता है उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन करना है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो बाई का मान होता है, यंग प्रत्याशा गुणांक का मान होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो बाई बराबर प्रतिबल हमारा क्या है, यहां पर प्रतिबल का मान पहले निकाल लेते हैं। प्रतिबल बराबर हो जाएगा बाई गुणा विकृति, है ना।
ये आ गया बाई गुणा विकृति, प्रतिबल का मान आ गया। बाई को बाई रहने दीजिए। विकृति हमारी यहां पर क्या है? विकृति है यल बटे यल, स्मॉल यल बटे कैपिटल एल। तो हम इसको इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। पहले लिख रहे हैं वाई यल बटे यल, एक ब्रैकेट में 1/2 हम अलग से लिख देंगे, 1/2 है गुणा। अब जो है लिखेंगे यल बटे यल गुणा ए गुणा यल। ये 3 चीजें हमने लिखी। अब इन सब की गुणा करें तो देखिए यही आएगा जो अभी प्राप्त हुआ था। यहां पर यल स्क्वायर था, लेकिन ध्यान दीजिएगा यल स्क्वायर था, यहां पर यल स्क्वायर आया था। तो यल स्क्वायर देखिए आ रहा है, वाई आ रहा है, ऊपर ए आ रहा है, और यल से हमने गुणा की थी वो भी आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है? 2l गुणा यल, 2l गुणा यल, वही चीज आ रही। सब कुछ नहीं, केवल इधर उधर करके लिखा हो गया है। तो ये क्या है? इस फार्मूले के अनुसार प्रतिबल बराबर आ गया बाई गुणा यल बटे यल। तो ये हो गया 1/2 प्रतिबल हो गया। ये क्या है? विकृति लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ? आयतन है, तार का आयतन है। क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये है तार का आयतन। ये गुणा यल तार का आयतन है, ये विकृति है, ये। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान, तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान आ गया 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा तार का आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो आयतन को इधर लाना पड़ेगा, U बटे तार का आयतन बराबर हो जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। यह फार्मूला सिद्ध करने को आता है परीक्षा में। तो किसी तार में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान सिद्ध करो कि 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति होता है। एक तरीका, एक और फार्मूला निकालने को आता है। प्रतिबल का मान अभी हमने देखा कि y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल का मान यहां से निकालते हैं। प्रतिबल बराबर हो गया y गुणा विकृति। तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर प्रतिबल की जगह पर y गुणा विकृति। y क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो ये जो है u, तार का आयतन क्या लिख दें हम? v लिख दें, बराबर हो जाएगा 1/2। प्रतिबल की जगह क्या लिखेंगे? y गुणा विकृति, और एक विकृति पहले से लिखी हुई है ये, तो विकृति का वर्ग हो गया। तो एक दूसरा फार्मूला आ रहा है, वो आ रहा है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर हो गई 1/2 गुणा y, यंग प्रत्यास्थता गुणा विकृति का वर्ग, विकृति गुणा विकृति यानी विकृति का वर्ग। तो एक ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसको हम वैसे पदों में लिखना चाहें तो लिख दें, क्या है कि 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति का वर्ग। ये एकांक, तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति का वर्ग। या तो ये फार्मूला आता है, और या फिर ये फार्मूला सिद्ध करने को आता है कि किसी तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान सिद्ध करो कि 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है फार्मूले बहुत आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।